बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लुहार की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये क्लेम करती है, जो ये दावा करती है कि हमारी जो जद्दोजहद है वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक प्लान चाक आउट किया। तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली बनाई। अब वो प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही वज़ीर आज़म ने एक चाल चल दी और तहरीक इंसाफ का प्लान धरा का धरा रह गया और वज़ीर आज़म के इक़दाम के बाद तहरीक इंसाफ की दौड़ें लग गईं। तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी ख़बर है हज स्कैंडल के हवाले से। हज स्कैंडल की इंक्वायरी कौन करेगा? वो मैंने थंबनेल पे एक लाइन लिखी है ना, ऑपरेशन क्लस्टर प्लस, इसका ताल्लुक भी हज स्कैंडल के साथ है। तो बेसिकली दो खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि हमारी जो जद्दोजहद है वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ वाले ना शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानते हैं, ना शहबाज शरीफ की असम्बली को मानते हैं, हुकूमत को मानते हैं, ना मुस्तफ़ा नवाज़ के अरकान असम्बली को मानते हैं। एक ही बयानिया है कि यह फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 में हम जीते हैं। अब पिछले दिनों एक हल्का खुला, ट्रिब्यूनल में तहरीक इंसाफ का रहनुमा गया, नून लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर के ख़िलाफ़। वहाँ पर तो ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ट्रिब्यूनल ने NA 126 में नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी को दुरुस्त करार दे दिया। तो फॉर्म 47 का जो एक बयानिया था, उस बयानिए को ट्रिब्यूनल के इस फैसले से कितनी बड़ी चोट पहुंची, कितनी बड़ी जक लगी, इसका फैसला आप कर सकते हैं। दूसरा जो तहरीक इंसाफ कहती है कि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद करते हैं। तो नाज़रीन, जब आप आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी की बात करते हैं तो आपके कौलो फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हों प्रैक्टिकली आप वो कर भी रहे हों। अब PTI से मुतल्लिक माजरत के साथ कुछ हमारे ये साफ़ी क्लेम करते हैं कि जो कुछ तहरीक इंसाफ कह रही होती है उसी लम्हे में, उसी वक्त PTI या PTI का जो भी रहनुमा अगर करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो उसी लम्हे में वो करप्शन खुद कर रहे होंगे, यानी करप्शन कर रहे होते हैं और करप्शन के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट भी दे रहे होते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल पेश की। अभी जो तहरीक इंसाफ का कहना कि हमारी जद्दोजहद आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है, तो मुद्दे पे आते हैं। तो पिछले दिनों एक तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम स्पीकर नेशनल असम्बली अपने अयाज सादिक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। वेलकम किया अयाज सादिक साहब ने कि बिल्कुल लेके आएँ, लेकिन देख लीजिएगा कि आपके अरकान की तादाद कम ना हो जाए। तहरीक इंसाफ पिछले कुछ अरसे से एक सियासी नैरेटिव लेके चल रही है। फॉर्म 47 वाले नैरेटिव की बात नहीं कर रहा। वो नैरेटिव ये है कि मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान से है, ये रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह पे नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए और नए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अपॉइंट होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जब आइन के तहत इनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है तो फिर ये अपनी सीटों पे क्यों बैठे हैं। तो PTI की तरफ से जो एक ख़त लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को कि आप एक कमेटी बनाएं, पार्लिमानी कमेटी, आइन के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के माबैन
मुशावरत का आगाज़ करे। यानी एक तरीक़ाकार है नाज़रीन कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान या इनमें से कोई एक भी रिटायर हो जाए तो पहले अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मुशावरत करते हैं। उनमें अगर मुशावरत के दौरान किसी नाम पे इत्तफाक नहीं होता, 2 नाम वज़ीर आज़म दे सकते हैं, 3 नाम भी दे सकते हैं, 2 से 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम अपोजिशन वाले भी दे सकते हैं। यानी नाम कितने देने इस पर कोई कदगन नहीं, लेकिन कोशिश ये होती है कि कम से कम नाम रखे जाएं ताकि मुशावरत के ज़रिए जो इत्तफाक़ राय है, जो कंसेंसस है, वो आसानी के साथ डेवलप हो जाए। तो आइन ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के माबैन कंसेंसस नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, और पार्लिमानी कमेटी के लिए तरीक़ाकार ये है कि स्पीकर साहब को वो जो नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर डिस्कस कर रहे थे या जो डिस्कस करेंगे, जिन नामों पर जिस पर इत्तफाक नहीं होता, वो फिर नाम वज़ीर आज़म अपने और अपोजिशन लीडर अपने नाम जो है वो स्पीकर साहब को भिजवा देंगे, और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो उस पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए जो एक तनासब कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है उसके मुताबिक नाम मांगेंगे, कमेटी बनेगी, और कमेटी फिर उन्हीं नामों के ऊपर जिन पर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत हुई लेकिन इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। मुझे अचानक लगा कि शायद मैंने माइक ही नहीं लगाया हुआ, तो उन पर मुशावरत करेंगे पार्लिमानी कमेटी के अरकान, और उसमें फिर फाइनलाइज किया जाएगा कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान होंगे। तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने क्या किया, जो मैंने बात कही कि इनके कौलो फेल में तजाद है, ये वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत में बैठे ही नहीं। वज़ीर आज़म के मुशावरत का प्रोसेस शुरू होने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने आइन को बाईपास करते हुए स्पीकर साहब को या सादिक साहब को ख़त लिख दिया कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें, और अपने 6 नाम तहरीक इंसाफ ने वो भी स्पीकर साहब को भिजवा दिया कि ये हमारे 6 नाम हैं जो पार्लिमानी कमेटी के रुकन होने चाहिए। तो स्पीकर रियाज सादिक साहब, जिनके खिलाफ PTI ने अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया था और फिर ये कहा था कि मुनासिब वक्त पे हम ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि फ़िलहाल अभी हम स्पीकर साहब का बाइकआउट करते हैं, तो वो बाइकआउट भी ठीक तरीके से नहीं कर सके। तो स्पीकर का जो ख़त लिखा था तहरीक इंसाफ ने, उस ख़त का आज अयाज सादिक साहब ने जवाब दिया है। उनके ख़त का जवाब आज जो मंजर आम पे आया है उसमें यह कहा गया है कि मैं पार्लिमानी कमेटी आइन के मुताबिक फ़िलहाल बना नहीं सकता। स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब ने उमर अयूब साहब से कहा है कि आपने मुझे ख़त लिखा कि मैं पार्लिमानी कमेटी बना दूं, लेकिन पहले आप उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत करें जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि PTI वाले उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते और फिर लेला के गलीज़ किस्म के गलत किस्म के अलकबात भी देते हैं। तो स्पीकर ने कहा कि आप मुशावरत करें, मुशावरत से पहले आप दोनों की मुशावरत से पहले मैं कमेटी नहीं बना सकता, और अगर आपकी मुशावरत में इत्तफाक़ राय ना हुआ किसी नाम पर तो फिर आप अपने नाम मुझे भिजवा दीजिएगा, वज़ीर आज़म भी अपने नाम मुझे भिजवा देंगे आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक, और मैं उस पर फिर पार्लिमानी कमेटी के नाम मांगूंगा अपोजिशन से भी हुकूमत से भी। तो पार्लिमानी कमेटी जब बन जाएगी, नाम आ जाएंगे, तो पार्लिमानी कमेटी जो भी तश्कील पाएगी वो फिर उन नामों का जायज़ा ले लेंगे। तो स्पीकर साहब ने आइन का जो सबक है वो उमर अयूब साहब को पढ़ा दिया है। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि सियासत भी हो रही है, तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी सियासत, बयानिए बनाए जा रहे हैं फार्म 47 वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़, लेकिन जो अपनी जो इनकी एक बात है कि हम आइन की जद्दोजहद, कानून की हुक्मरानी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आपको पेशकश की, तो आप ये सियासी बयानात देने के बजाय वज़ीर आज़म को ख़त लिखें ना कि आपके साथ आपने पेशकश की है मुशावरत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पे, मेंबरान की तैनाती के मामले पे मैं आपके साथ मुशावरत करना चाहता हूँ, मुझे वक्त दें, कब आना है, कहाँ पे बैठना है। या फिर लेटर लिख के आप ना दे दें कि मेरी तरफ से ये नाम है, आपके नाम क्या है वज़ीर आज़म, अपने नाम मुझे भिजवाएं। तो लेटर के ज़रिए मुशावरत शुरू कर दें, और फिर जब नाम एक दूसरे को दे दें
तो बीच में एक थर्ड पर्सन डाल लें, माजी में होता रहा हुआ। पीटीआई अपना बंदा दे दे, बैरिस्टर गौर को डाल दे, इधर से इसहाक डार साहब होंगे, इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म की तरफ से मुशावरत कर लेंगे, उमर अयूब साहब या उमर साहब की जगह पे कोई नुमाइंदा आता है, बैरिस्टर गौर साहब होते हैं, वो बैठ के मुशावरत करके किसी एक नाम पे फाइनल कर लेंगे उसको। लेकिन जो कहते हैं ना आपके हमने आइनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर आइन के ऊपर अमल भी करें। अमल करना ज़रूरी होता है, सिर्फ कहने से आइन पे अमल नहीं होता। अब नाज़रीन आते हैं ऑपरेशन क्लस्टर प्लस पे और हज स्कैंडल पे। अब इसको मैंने ऑपरेशन क्लस्टर प्लस क्यों कहा है, ये सारी डिटेल में मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। मामला नाज़रीन ये है कि जो सरकारी जिन्होंने हज के लिए अप्लाई किया था वो तो सारे हज पे चले गए, हज करके वापस आ गए। लेकिन जिन लोगों ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाने का फ़ैसला किया, अब जो कोटा था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का, आप जानते होंगे कि उसमें 67,000 का जो कोटा था पाकिस्तान का, वैसे तो मेरे ख्याल में 80,000 का कोटा था, 13,000 के पैसे जमा हो चुके थे, जो मसार के नाम से अकाउंट होता है जिसमें आपने हाजियों के पैसे सऊदी अरब को भिजवाने होते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं, मसार के नाम से एक अकाउंट होता है, आपने उसमें पैसे भिजवाने होते हैं। अच्छा, उसमें भी आप जो सरकार के पैसे हैं वो भेज सकते हैं, जो होटल से पैसे हैं वो, मुझे तो जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है उसमें ये भी बताया गया है कि हुंडी के ज़रिए भी जो होटल्स के पैसे होते हैं, अखराजात के, एक्सपेंसिव या खाने पीने के होते हैं, वो हुंडी के ज़रिए भी भिजवाए जाते हैं। अब मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन जो फैक्चुअल बात है कि हाजियों के पैसे मसार में जमा होते हैं। तो 13,000 के जमा हो गए पैसे, प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने जमा करा दिए, वो तो हज पे चले गए। 67,000 का इशू क्रिएट हो गया कि सऊदी हुकूमत ने कहा कि आपने चूंकि टाइम पे पैसे जमा नहीं करवाए, तो लिहाजा ये आपका 67,000 का कोटा ख़त्म हो गया। जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकाम के साथ रब्ता करके जब इस्तदा की, डिमांड की, तो 10,000 का कोटा बहाल कर दिया गया। तो 10,000 मजीद हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए हज पे चले गए। अब नाज़रीन इसमें जो एक मसला आ रहा है, जो एक स्कैंडल बना हुआ है कि वो लोग, वो पाकिस्तानी शहरी जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए हज पे जाना चाहते थे, जिन्होंने टूर ऑपरेटर्स को पैसे तो जमा करवा दिए, लेकिन उन टूर ऑपरेटर्स ने काहिली की, सुस्ती की, नेग्लिजेंस दिखाई। शायद वो इस उम्मीद पर बैठे थे कि 14 फरवरी की जो डेट है वो बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। वो डेट नहीं बढ़ी। पिछले साल भी ये इशू हुआ था, लेकिन पिछले साल तो सालुक हुसैन साहब ने सऊदी हुकूमत से बात करके जो कट ऑफ डेट थी उसको एक्सटेंड करवा लिया था। लेकिन सऊदी हुकाम ने कहा था कि आइंदा साल अगर पैसे टाइमली मसार अकाउंट में जमा नहीं होते तो हम डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो वज़ीर मसबी अमूर, अब तो सरदार यूसुफ साहब आ गए ना, पहले 14 साल हुसैन साहब थे, उन्होंने प्राइवेट टूर ऑपरेटर से कह दिया था कि अगली मरतबा लेट पेमेंट जमा करवाई तो सऊदी हुकूमत डेट को एक्सटेंड नहीं करेगी। अब इन्होंने पैसे ले लिए पाकिस्तानियों से जो हज करने के ख्वाहिशमंद थे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने वो पैसे आगे मसार के अकाउंट में नहीं गए। अब ये क्लस्टर की सूरत में पैसे जमा होते हैं मसार के अकाउंट में, और हर टूर ऑपरेटर का अपना इनरोलमेंट नंबर होता है, अपना इनरोलमेंट अकाउंट होता है। हर टूर ऑपरेटर के अपने पैसे उस इनरोलमेंट अकाउंट में जाते हैं और फिर वहाँ से पैसे निकाल के मसार के अकाउंट में जाते हैं, सऊदी अरब के अकाउंट में जाते हैं। और हाजियों का ग्रुप बनता है, यानी 2000 मिसाल के तौर पे हाजियों का ग्रुप बनता है, 2000 हाजियों का। लेकिन आपने मसार के अकाउंट में जो आपने एक क्लस्टर बनाया 2000 हाजियों का, ग्रुप बनाया, क्लस्टर बनाया 2000 हाजियों का, उसमें आपने पैसे सिर्फ 500 के जमा कराए, बाकी 1500 के जमा नहीं करवाए। तो फिर वो 1500 के पैसे जो आप जमा नहीं करवा रहे, तो बाकी 500 भी नहीं जा पाएंगे, वो 2000 के 2000 पाकिस्तान में रहेंगे। तो इसमें इतलात ही आ रही हैं कि पैसे हाजियों ने दिए थे टूर ऑपरेटर्स को, जिनकी गारंटर हुकूमत पाकिस्तान है, क्योंकि लाइसेंस उन टूर ऑपरेटर्स को हुकूमत पाकिस्तान देती है। उनसे 50,000 की गारंटी भी जमा करवाई जाती है हर हाजी की मद में, उसके अमाउंट में, उसकी रकम की मद में। लेकिन वो हाजी जिन्होंने पैसे दिए थे, उनको अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत से अगर पैसे वापस मिल गए तो हम आपको वापस कर देंगे।
अब सऊदी हुकूमत के पास तो चलें वीज़े के पैसे होंगे, हज के अखराजात के वहाँ के पैसे होंगे, जो दूसरी अमाउंट है जो आपने ख़र्चा देना था हाजी को, वो पैसे क्यों नहीं वापस हो रहे? जो टिकट है जहाज़ की वो तो PIA के ज़रिए गए थे, तो टिकट वाले पैसे क्यों नहीं वापस हो रहे? तो इसमें एक पूरा स्कैंडल है, और स्कैंडल यही है जो मुझे पता चला है कि हाजियों से पैसे लेके टूर ऑपरेटर्स ने अपने पॉकेट में डाल लिए हैं, और हाजियों से कहा जा रहा है, यानी जो हज करने के ख्वाहिशमंद थे, कि सऊदी हुकूमत पैसे नहीं दे रही, बदनामी सऊदी हुकूमत की जा रही है। तो इस पर वजारत मज़हबी अमूर को चाहिए कि इस मामले का नोटिस ले। ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर आपकी अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, और हुजाज कराम जो हज पे जाते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के एतमाद पर इनको पैसे जमा कराते हैं। तो अगर ये इतना बड़ा अरबों रुपए का स्कैंडल है तो तहकीकात इसकी कराएं, तफ्तीश इसकी कराएं। जो अकाउंट है हर टूर ऑपरेटर का, जो एक उसका बड़ा एक चौधरी बनता है, क्लस्टर जब 2000 हाजियों का बनता है या 1000 हाजियों का बनता है, तो उसमें कोई 5-6 टूर ऑपरेटर मिल के एक क्लस्टर बनाते हैं 1000 हाजियों का, 2000 हाजियों का। और वो जो 5-6 टूर ऑपरेटर होते हैं उसमें एक जो होता है वो उनका कैप्टन होता है। तो उस कैप्टन के या टूर ऑपरेटर के अकाउंट में उनके एनरोलमेंट नंबर के मुताबिक जो पैसे जमा हो रहे हैं, उनसे डिटेल मांगे वजारत मज़हबी अमूर के, बताएं कि ये पैसे आए हैं, ये हाजियों को आप क्यों वापस नहीं कर रहे? तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान को खामोश नहीं रहना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। लोगों ने न जाने कैसे सालों की मेहनत करके, सालों की अनथक मेहनत से वो पैसे कमाए थे हज करने के लिए। चलें जिस नेग्लिजेंस की वजह से वो नहीं जा सके, एटलीस्ट उनको उनकी अमाउंट, उनकी रकम, उनकी जमा पूंजी तो वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की हैं, ख़ास तौर पे हज स्कैंडल के हवाले से, वो आपको पसंद भी आई होंगी। और आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो हुकाम तक पहुँच सके और उन हाजियों की जमा पूंजी जो कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर मुबैना तौर पर रखे बैठे हैं, वो उनको वापस मिल सके। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।